हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। तो हम लोगों का फिजिक्स का पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं चार्ज, जो कि कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। उसके बाद स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर, एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन से आया है, और दूसरा स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर यानी कि एट रेस्ट। स्थिर आवेश कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ आवेश समय के साथ गतिमान नहीं होगा, यानी कि जहाँ देंगे किसी वस्तु में आवेश वहीं पे रहेगा। जैसे ये मार्कर हुआ, मान लीजिए मार्कर में हम यहाँ पे आवेश को दे दिए, चाहे वो जैसे भी दिए, लेकिन यहाँ पे दिए, अगर यहाँ पे आवेश दिए तो ये आवेश कहाँ रहेगा? यहीं पे रहेगा, ये गति नहीं करेगा। तो हम लोग स्थिर मतलब समझ लिए जहाँ का तहाँ। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ से? स्थिर प्लस आवेश बराबर क्या हो गया? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश। तो हम लोग कह सकते हैं स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल तथा विभव इत्यादि के विषय में अध्ययन को क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल तथा विभव इत्यादि के विषय में अध्ययन को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर कहीं पे आवेश है तो वहाँ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत बल भी होगा, तथा आवेशों के कारण विद्युत विभव भी होगा, जो हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों को स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत दो चैप्टर को पढ़ना होता है। पहला चैप्टर हम लोगों का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर हम लोगों का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर हम लोगों का है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर के बारे में। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, हम लोग अब समझेंगे कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं। विद्युत आवेश को समझने से पहले हम लोग कुछ पुरानी कथनों को समझेंगे, यानी कि हमारे वैज्ञानिक जो बात कह गए थे उस बातों को समझेंगे। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व की बात है। यूनान के एक वैज्ञानिक थे। यूनान के कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। यूनान के एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया? दो पदार्थ लिया, एक लिया अंबर और एक लिया क्या लिया? एक लिया, इन्होंने क्या किया? एक अंबर लिया, उसके बाद एक लिया फर। सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया? दो पदार्थ, एक अंबर लिया और एक फर लिया। तो अंबर हम लोग किसको बोलेंगे? अंबर एक पीला रेजिनी पदार्थ है।
अंबर अंबर एक पीला रेजिनी पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, बाल्टिक सागर के आसपास पाया जाता है। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ जाके ले आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंबर और फर को क्या किया, आपस में गड़गड़ 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 रगड़ दिया। उन्होंने देखा कि रगड़ने के पश्चात अंबर नामक पदार्थ जो है ना, आकर्षण का गुण प्राप्त कर लेता है। क्या करता है अंबर नामक पदार्थ, आकर्षण का गुण प्राप्त कर लेता है। और वो छोटे छोटे वस्तुओं जैसे घास फूस के तिनके, बाल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ग्रीक में अंबर को हम लोग इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रम कहते हैं। ग्रीक में हम लोग अंबर को इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रम कहते हैं। इसीलिए अंबर द्वारा प्राप्त आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। इसीलिए अंबर द्वारा प्राप्त आकर्षण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। चूंकि यह इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया, घर्षण के कारण आया, रगड़ने के कारण। इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहेंगे। अगर मान लेंगे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे एक ठो विद्युन्मय आवेश, विद्युन्मय, हम लोग इस चैप्टर में एक शब्द विद्युन्मय का प्रयोग करेंगे। तो विद्युन्मय हम लोग किसको कहेंगे, वैसा वस्तु जो रगड़ने के पश्चात आकर्षण का गुण प्राप्त कर लेता है। तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा वस्तु को हम लोग बोलेंगे विद्युत आवेशित या विद्युन्मय वस्तु। अब हम लोग समझेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला ये कि हम लोग लेंगे एक एबोनाइट का छड़, मान लिए क्या है, एबोनाइट का छड़ है। और दूसरा बिल्ली की खाल, मान लिया बिल्ली का खाल है। हम लोग क्या करेंगे, एबोनाइट का छड़ लिए और लिए बिल्ली की खाल, ये दोनों को आपस में गड़गड़ 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 रगड़ दिए। अब हम लोग क्या किए, दोनों को रगड़ दिया और इसको क्या किए, एक रस्सी से क्या किए, इस छड़ को क्या किए, लटका दिए। ये वो हम लोगों का एबोनाइट का छड़। फिर दूसरा बार क्या किए, फिर दूसरा बार गड़गड़ 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 कर लिए। फिर दूसरा बार एबोनाइट को ला करके इसके पास में लटका दिए। जैसे ही दोनों को लटकाते हैं हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने लगता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित। हम लोग सबसे पहले क्या किए, एबोनाइट का छड़ लिए, उसको किससे रगड़ दिए, बिल्ली की खाल से रगड़ दिए। तो हम लोग देखें कि एबोनाइट का छड़ क्या करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। ये कब होता है, जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ मामला होता है। फिर हम लोग अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा फिर एक प्रयोग करेंगे। हम लोग लेंगे कांच का छड़, ये मान लिया हम लोगों का क्या है, कांच की छड़ है। ओके, अब इसको हम लोग किससे रगड़ देंगे, रेशम का कपड़ा से। ये मान लिया हम लोगों का रेशम का कपड़ा हो गया। हम लोग दूसरा स्टेप में क्या किए, एक लिए कांच का छड़ और एक लिए रेशम का कपड़ा, ये दोनों को आपस में फिर क्या किए, गड़गड़ 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 ये दोनों को रगड़ दिए। फिर हम लोग क्या किए, एक धागा से ला करके कांच का छड़ को क्या कर दिया, लटका दिए। ये रहा हम लोगों का कांच का छड़। फिर हम लोग एक बार क्या किए, फिर कांच को छड़ के रेशम के कपड़े से गड़गड़ 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 कर दिए। फिर ला करके यहाँ पे इसके पास में लटका दिए। जैसे ही इसके पास में ला करके लटकाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगता है, दूर धकेलने लगता है, यानी कि प्रतिकर्षित करने लगता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में ये हुआ कि जब एबोनाइट को कांच के छड़ से रगड़ते हैं ना, तो एबोनाइट का छड़ में क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ भी माइनस चार्ज आ गया। फिर हम लोग क्या किए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़े, तो हुआ क्या, कांच का छड़ में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर हम लोग तीसरा स्टेप क्या करेंगे, कांच के छड़ को रेशम का कपड़ा से रगड़ लेंगे। ये रहा कांच का छड़, कांच के छड़ को रेशम का कपड़ा से रगड़ लिया और ला करके लटका दिए। फिर दूसरा स्टेप क्या किए, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ कर ला करके कांच के छड़ के पास लटका दिए।
तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है यानी कि अपनी ओर खींचने लगता है। तो हुआ कि ऐसा यहाँ आखिर क्यों हुआ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एबोनाइट के क्षण में क्या है, माइनस चार्ज है, यहाँ इसमें दे दिए माइनस चार्ज, और यहाँ कांच का क्षण में क्या है, प्लस चार्ज। ये रहा अपन लोगों का एबोनाइट, एबोनाइट, और ये कांच का छड़, कांच का छड़। उसके बाद यहाँ रहा एबोनाइट, और ये रहा कांच। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है अथवा खींचता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश कितना प्रकार का होता है, दो, यानी कि आवेश कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन प्रकार का होता है, पहला होता है धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। अब हम लोग धन आवेश किसको बोलेंगे, धन आवेश किसको बोलेंगे, तो हम लोग समझते हैं अब धन आवेश किसको बोलेंगे। धन आवेश इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या हो जाता है, कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, हो जाता है। जब हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे ऋण आवेश किसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जब एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, एबोनाइट ऋण आवेशित हो जाता है। तो हम लोग आवेश को कितने भागों में बांट दिए, यानी कि आवेश कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश किसको बोलेंगे, मतलब किसको धन आवेश कहेंगे, जब हम लोग देखते हैं कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच का छड़ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। उसके बाद एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं, जैसे इसमें क्या था, कांच का छड़ में था पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कांच का छड़ को क्या करता था, प्रतिकर्षित करता था। उसके बाद एबोनाइट में क्या था, ऋण आवेश था, वो भी एक मतलब एक छड़ दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। हम लोग अभी यहाँ तुरंत देखे थे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं समान आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या, अगर दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक मार्कर हुआ और एक मेरा हाथ हुआ, मान लीजिए इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलेगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं समान प्रकार के आवेश, जैसे ये मान लिए हम लोगों का क्या हुआ, एक रस्सी हुआ, इससे हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लटका दिए
और ये भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लटका दिए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलेगा। ये भी इसको धकेलेगा दूर, ये भी इसको धकेलेगा दूर, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। और फिर मान लिया हम लोग एक धागा से लटका दिए माइनस चार्ज, कोई रहा माइनस चार्ज और ये भी रहा माइनस चार्ज। जैसे दोनों को लटकाएंगे ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसको ये इधर धकेलेगा और इसको ये इधर धकेलेगा। लेकिन हम लोग जब विपरीत प्रकार के हुए, जैसे मान लीजिए एक धागा हुआ, हम लोग यहाँ लटका दिए हुआ पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ ये निगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ हो गया आकर्षण। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम लोग समझेंगे आवेशों की संकल्पना। आखिर आवेश का संकल्पना हम लोग क्या कहता है, आगे आवेश की संकल्पना आखिर हम लोगों का मन में कैसे आया कि कोई भी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आखिर क्या जाता है कि वो वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आवेशों का संकल्पना क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों का संकल्पना। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आवेश की संकल्पना समझने से पहले हम लोग कुछ कुछ बातों को समझेंगे जो कि बहुत ही बेसिक बात है। हम लोग कुछ बातों को समझेंगे क्या, जैसे कि कोई पदार्थ हुआ, कोई पदार्थ है, ये पदार्थ किससे बना हुआ होगा, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के, मान लिए बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है पदार्थ। पदार्थ किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के। और परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, नाभिक में। कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित, धनावेशित, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये अनावेशित होता है। अनावेशित या आवेशहीन, आवेशहीन, यानी कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। सबसे पहले पदार्थ किससे बना होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के। परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक किससे किससे मिलकर बना होता है, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन से। तो नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज, नाभिक में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इसके चारों तरफ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया कोई परमाणु हो गया, परमाणु हो गया, ओके। ये भाई परमाणु है नहीं, हम लोग मान लेंगे कि क्या है, परमाणु है। कुछ देर के लिए हम लोग मान सकते हैं ना, तो हम लोग मान ले क्या है, परमाणु है। इसका क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक में कौन कौन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके चारों कक्षाओं में चक्कर लगाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सबसे पहले ये मान लिया हमारा हो गया नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और ये क्या होगा, इसका कक्षा हो गया, कक्षा में चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रकार का एनर्जी मिलने पर वो क्या होता है, अपनी कक्षाओं को छोड़ करके भाग जाता है। उसको उतना दोस्ती उस्ती कोई मतलब नहीं है, वो सोचता है कोई आ मुझे ले चल। इसको कोई आकर के थोड़ा एनर्जी दिया क्या, बेचारा निकल करके अपनी कक्षा को छोड़ करके भाग जाता है। तो हम लोग प्रोटॉन आखिर क्यों नहीं जाता है, हम लोग आखिर प्रोटॉन के बारे में बात क्यों नहीं करते कभी कि प्रोटॉन निकल के चले गया एक परमाणु दूसरे परमाणु में। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का भार बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 10 कुंटल 20 कुंटल, अगर उसको कहीं ले जाना होगा तो बोलना होगा जेसीबी को, चल भाई ले चल, ये हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उठा और ले चल, उसमें डालो परमाणु। नहीं, यहाँ भार कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन का भार बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और इसका भार कितना होता है, इसका भार होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का आवेश होता है, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कितना अंतर है।
यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि प्रोटॉन का सबसे पहले तो भार ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा, और दूसरा क्या होता है, ये नाभिक में होता है जो कि नाभिकीय बल से बंधा होता है, और ये नाभिकीय बल अपने आप में बहुत ही मजबूत बल है, और यहाँ से निकलना प्रोटॉन का मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अगर कहीं बात करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित हुआ या कुछ हुआ, तो यहाँ से निकल करके कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा। आखिर प्रोटॉन क्यों नहीं जाएगा, तो हम लोग बात को समझ लिए। अब हम लोग एक बात समझेंगे कि जैसे कोई परमाणु हुआ, ये कोई परमाणु हुआ, सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में और प्रोटॉन का होता है प्लस में, जो कि एक दूसरे को ख़त्म करके जीरो कर देता है। इसीलिए परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। तो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे आवेश की संकल्पना। हम लोग आवेश की संकल्पना समझने से पहले एक सोडियम का परमाणु लेंगे। सोडियम का परमाणु ले लिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ बनेगा सोडियम प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ क्या हो जाएगा, 2 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, यहाँ कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी। ओके, अब हम लोग फिर लेंगे एगो क्लोरीन का परमाणु। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना था, 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 7। ओके, इसका अब ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को करेगा ग्रहण। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो जाएगा, 2 8 8। यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। हुआ ना भाई, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। हम लोग अभी तुरंत बात किया है कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो यहाँ बचा 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ जितना है उतना ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल गया। जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो अपना साथ में क्या करेगा, इतना चार्ज लेकर के चले जाएगा, क्योंकि भाई ये इसका संपत्ति है, जिसका संपत्ति उसके पास, वो जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकला तो इतना चार्ज लेकर के चले गया। तो सोडियम का परमाणु हो गया धन आवेशित, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो एक प्रोटॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। लेकिन यहाँ इसके जस्ट उल्टा ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का कितना था पहले, क्लोरीन का 17 क्या था, इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, लेकिन अब तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। यहाँ से क्या हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण किया तो इसके साथ में कितना चार्ज बढ़ गया, माइनस का माइनस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज जितना था पहले उससे इतना बढ़ गया। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई भी परमाणु को आवेशन के लिए कौन इसका मुख्य कारण है, तो इलेक्ट्रॉन इसका मुख्य कारक माना जाता है, या माना जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन है ही। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु के आवेशन के लिए, आवेशन मतलब हुआ चार्ज के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है।
भाई अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु से इसमें आएगा या इससे उसमें जाएगा तो उत्तरदायी वही ना होगा। तो अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु आवेशित होगा तो कि सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन ही आदान प्रदान होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। तो हम लोग यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग यहाँ क्या देखे थे, तुरंत देखे सोडियम के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल के चले जाता है, तो सोडियम परमाणु हो जाता है धन आवेशित। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं नोट नंबर 1, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, इलेक्ट्रॉन की, भाई ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह वस्तु धन आवेशित हो जाता है। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वो वस्तु कैसा होगा, धन आवेशित होगा। जैसे मान लिए हम लोगों का क्या हुआ, मान लेते हैं कोई वस्तु है नहीं, मान लिए इसको कोई ये वस्तु है, तो इसमें मान लिए क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये वो हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज। हम लोग यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ये वस्तु कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का धन आवेशित। कैसा होगा, धन आवेशित। ये हो गया हम लोगों का नोट नंबर 1। अब हम लोग नोट नंबर 2 में कह सकते हैं किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह वस्तु क्या हो जाता है, धन आवेशित। क्या होगा भाई, धन आवेशित। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगा तो वो क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, धन आवेशित नहीं, ऋण आवेशित होगा, याद रखना है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। मान लिया हम लोगों का कोई एक वस्तु है और इसमें हो गया निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, और ये हम लोग ले लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हम लोग यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह वस्तु कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई किससे, प्रोटॉन की संख्या से, तो ये वस्तु कैसा होगा, तो ये हो जाएगा ऋण आवेशित। अब आप लोग का मन में एक सवाल आएगा कि जैसे हम यहाँ बता दिए किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी होगा तो वो होगा धन आवेशित, अगर किसी में अधिकता होगा तो वो होगा ऋण आवेशित। अब आप लोग पूछोगे कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या हो गया तो वो वस्तु कैसा होगा, तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम लोग अब करेंगे बात किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा तो वो वस्तु कैसा होगा। तो हम लोगों का नोट नंबर 3 है, हम लोग किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो वह वस्तु कैसा होगा भाई, वो वस्तु होगा उदासीन होगा। अब ऐसा क्यों होगा भाई, तो हम लोग अभी तुरंत क्या देखे हैं, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। अब उदासीन होगा तो क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, परिमाण में बराबर है, लेकिन उसका क्या है, चिन्ह अलग अलग है, एक है धनावेशित एक है ऋणावेशित। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के चार्ज को ख़त्म कर देगा, तो ये हो जाएगा उदासीन। जैसे मान लिए एक कोई हम लोगों का हुआ वस्तु, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और हुआ नेगेटिव चार्ज। हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई हम लोग इसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम लोग मान लिए है यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये वस्तु कैसा होगा, उदासीन।
ओह भाई उदासीन गलत लिख दिए, सही लिखते हैं। वस्तु कैसा होगा, उदासीन। तो हम लोग नोट नंबर 3 में कह सकते हैं, बहुत मजाक हो गया भाई, पहली क्लास इतना मजाक अब नहीं करेंगे, करेंगे मगर पढ़ेंगे भी। तो हम लोग नोट नंबर 3 में क्या पढ़े, किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो वह वस्तु क्या होगा, उदासीन होगा। यहाँ तक क्लियर है, मिटा दो। ओके, मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा आवेशों का एसआई मात्रा क्या होता है, सीजीएस मात्रा क्या होता है, हम लोग आवेश को मापेंगे कैसे, आदि आदि बातों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों का मात्रक माप एवं विमा। आवेशों का एसआई मात्रक की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड, यानी कि कूलम्ब। कूलम्ब इसको लिखेंगे कैपिटल सी से। ओके, आवेशों का माप। अब दूसरा नंबर, आवेशों का अब हम लोग आवेशों का माप कैसे करेंगे। तो भाई हम लोगों को याद होगा कि 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, आई बराबर होता है क्यू बाय टी, यानी कि आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ आई क्या था, विद्युत धारा, विद्युत धारा। भाई ऐसे भी 10th क्लास तो भूल गए होंगे, बट थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना, वही थोड़ा से हम लोग कम चला लेंगे। तो हम लोग आई बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बाय टी। यहाँ आई क्या था, विद्युत धारा, और क्यू क्या था, आवेश, और यहाँ टी क्या है, प्रवाह टाइम, यानी कि समय। तो हम लोग यहाँ से आवेश का मान लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी, यानी कि आवेशों का माप कैसे करेंगे, क्यू बराबर आई टी से। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं आवेशों का माप, सॉरी की कर दो, आवेशों की माप प्रवाहित धारा एवं प्रवाह समय के गुणनफल से होती है। तो हम लोग आवेशों का माप कैसे करेंगे, आवेशों का माप यानी कि प्रवाहित धारा गुना प्रवाह समय से आवेशों का माप किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेंगे आवेशों की विमा। आवेशों की विमा यानी कि जिसको हम लोग विमीय सूत्र बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्यू बराबर क्या है, आई गुना टी। हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। आई को सबसे पहले विमीय सूत्र लिखने से पहले क्या करेंगे, इसको एगो बक्सा में बंद कर देंगे क्यू, और विद्युत धारा को कैपिटल ए या आई से लिखते हैं। इसको हम लोग कैपिटल ए या आई से विद्युत धारा को लिखेंगे, उसके बाद टाइम को टी से, यानी कि इसका विमीय सूत्र होगा ए टी या आई टी। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आवेशों के सीजीएस मात्रक देख लेते हैं। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक इसका होता है स्टेट कूलम्ब। आवेशों का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं स्टेट सी, यानी कि स्टेट कूलम्ब। आप लोग भी कहोगे सर आज पहला क्लास में क्या प्यार मोहब्बत की बात करते हो। भाई ये फिजिक्स है, यहाँ सब होता है, पहले हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग इसको प्यार से बुलाएंगे स्टेट सी। हम लोग इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन इसको बुलाएंगे एफ आर से, या हम लोग इसको एक नाम और भी बुला सकते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ई एस यू। ओके, उसके बाद एक ई एस यू बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम के
बराबर, इसको रखेंगे हम लोग याद। और इसका दूसरा सीजीएस मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे EMU। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलम्ब। यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले देखें आवेशों का SI मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड यानी कि कूलम्ब होता है। उसके बाद आवेशों का माप कैसे करेंगे, प्रभावित धारा गुना प्रवाह समय के गुणनफल से। उसके बाद आवेशों के हम लोग विमा देखे, फिर आवेशों के सीजीएस मात्रक देखे। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आप लोग नहीं पूछोगे कि आवेशों का सबसे बड़ा और छोटा मात्रक क्या होता है, तो अब हम लोग वही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, टॉपिक नहीं भाई, इसी का एक पॉइंट है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। आवेशों का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। जहाँ एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। ये एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब कोई छोटा आवेश का मान नहीं है, ये आवेश का बहुत 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 बड़ा मान है। अब इतना बड़ा मान हर जगह प्रयोग करना तो संभव है नहीं, इसीलिए हम लोग आवेश का अन्य छोटे छोटे मात्रकों का उपयोग करेंगे। जैसे अन्य मात्रक जैसे मिली कूलम्ब, जहाँ एक मिली कूलम्ब बराबर होता है 10⁻³ कूलम्ब के बराबर। दूसरा माइक्रो कूलम्ब, जहाँ एक माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। उसके बाद नैनो कूलम्ब, जहाँ एक नैनो कूलम्ब बराबर होता है 10⁹ कूलम्ब वगैरह और भी होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। जहाँ एक फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम्ब। ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, ये मान हर जगह उपयोग करना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग आवेश का कौन सा मात्रक उपयोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे मात्रकों का उपयोग। जैसे मिली कूलम्ब, जहाँ एक मिली कूलम्ब बराबर होता है 10⁻³ कूलम्ब के बराबर। उसके बाद माइक्रो कूलम्ब, जहाँ एक माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10⁻6 कूलम्ब। उसके बाद नैनो कूलम्ब, जहाँ एक नैनो कूलम्ब बराबर होता है 10⁻9 कूलम्ब के बराबर। इसी तरह से और भी अन्य मात्रक होते हैं जिसको हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो आशा करते हैं कि जितना हम लोग पढ़े सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर